नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल ऑप्शनल की बात करेंगे एकदम शुरू से। जैसे कि अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो पहले प्रथम प्रश्न पत्र में भौतिक भूगोल में अगर आपने देखा होगा तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना के बारे में दिया गया है। सर्वप्रथम जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बाद इसको रिलेट बाद में कराया जाएगा बिग बैंग थ्योरी से, लेकिन अभी जो है वो यही है कि इसमें जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से ही शुरू है ये। तो देखिए, भू आकृति की बात करते हैं, वैज्ञानिक संकल्पना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर दरअसल दो प्रकार के संकल्पनाएं हैं। अद्वैतवादी संकल्पना जिसमें एक तारे की कॉन्सेप्ट की गई है, द्वैतवादी संकल्पना जिसमें दो तारे की संकल्पना की है। देखिए, पिछली बार अगर आपने दिया होगा मेंस तो जेम्स जीन्स की ज्वारीय कल्पना पूछी गई है जो द्वितारक सिद्धांत में है। तो हर साल वही थोड़ी ना पूछी जाएगी। इसमें 5 से 6 संकल्पनाएं हैं। अद्वैतवादी में सिर्फ 2 संकल्पनाएं छोटी छोटी हैं, अभी आज खत्म हो जाएगा। और द्वैतवादी में आप देखेंगे तो उसमें 4 वार लोगों की संकल्पनाएं हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं अद्वैतवादी संकल्पना, मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक, केवल एक तारे से उत्पत्ति ग्रहों तथा पृथ्वी की, ये मानते हैं। ठीक है, शुरू में तो कास्ते द बेवफन यही शुरू हैं जिन्होंने मतलब थोड़ा सा वैज्ञानिक तर्कपूर्ण कल्पना की। कास्ते द बेवफन ने एक धूमकेतु को सूर्य से टकराने से उत्पन्न मलबों से ग्रहों की उत्पत्ति, इस विचारधारा का समर्थक था। सबसे पहले है जो इम्पोर्टेंट है कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट। 1795 में जर्मनी के हैं ये। कांट की परिकल्पना न्यूटन के गति, देखिए कांट ने अपनी परिकल्पना में जो कुछ भी दिया है वो न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित था। देखिए, न्यूटन ने दिया था केपलर के नियम से, न्यूटन ने क्या दिया था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया था। ठीक है, F बराबर G(m1m2/r²), उसी आकर्षण बल से ये बताने चल रहे हैं। कांट के अनुसार ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ प्रीमोर्डियल मैटर टुकड़ों में बिखरे पड़े थे, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वे एक दूसरे की ओर खींचने लगे। अब यहीं पर उन्होंने न्यूटन के गति का नियम को लिया। पहले क्या कहा, ब्रह्मांड में कई छोटे टुकड़े फैले हुए हैं, जिनको कैसे टुकड़े कहा, देव निर्मित टुकड़े कहा, जो पहले से फैले हुए हैं। उसके बाद जो है देव निर्मित टुकड़ों के लिए जो है उन्होंने कहा कि ये आकर्षण होता है, आपस में एक दूसरे की ओर खींचने लगे हैं और आपस में टकराने लगे। जब आपस में खींचे तो टकराए, और जब टकराए तो ताप भी बढ़ा और कोणीय संवेग, आवेग नहीं करेंगे, हाँ, कोणीय संवेग उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप शीतल और गतिहीन पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गए। मतलब पहले टुकड़े बिखरे पड़े हैं, टुकड़े जो है बिखरे पड़े हैं और ये टुकड़े आपस में टकराते हैं, टकराने से ताप उत्पन्न होता है। ताप उत्पन्न होने से क्या होता है, वे गतिशील हो जाते हैं, कोणीय संवेग प्राप्त करते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। और निहारिका में बदल जाते हैं। ताप और आकार में वृद्धि होने लगी। अब इकट्ठा भी हो रहे हैं, ताप जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आकर्षण शक्ति भी बढ़ रही है, ताप भी बढ़ता जा रहा है, आकार भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिससे निहारिका परिभ्रमण गति में भी आ गई, मतलब रोटेशन भी हो गया। भाई जब टकराएगा, दोनों तरफ से कोई चीज आकर टकराएगी तो घूमने लगेगा। ठीक, जब निहारिका तीव्र गति में घूमने लगी तो निहारिका के मध्य भाग, देखिए जब बहुत तेजी से घूमेगा तो मिड सेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। ठीक है, जिसे अब केंद्रापसारी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, तो वो काम करने लगता है। ठीक, मध्य भाग उभार आने लगा और पदार्थ एक छल्ला बाहर निकल गया। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति, ठीक है, से 9 छल्ले निहारिका से अलग हुए। मतलब निहारिका में रोटेशन आया, बीच में ज़्यादा रोटेशन हुआ, वही जिसको कहते हैं केंद्रापसारी फल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से वो बाहर निकलने लगे। अब जब बाहर निकलने लगे धीरे धीरे छल्ले, तो ठीक, तो 9 छल्ले बाहर निकले। धीरे धीरे छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए और इस तरह 9 ठोस पदार्थ आगे चलकर 9 ग्रह बने। और जो मौलिक निहारिका बची थी वही आगे चल के अवशिष्ट जो रह गया था वही क्या बन गया, सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ग्रहों में हुई और
उनका वलयाकार छल्लों में के घनीभूत होकर उपग्रह बन गए। भाई यही जैसे जो घूम रहे थे, फिर अब ग्रह घूम रहे, उनके बीच से निकल गया, उनके बीच से निकल के वो घनीभूत हो गया और वो उपग्रह बन गए। इस प्रकार सौर परिवार का आविर्भाव हो। देखिए इस ए वाले फिगर में छोटे छोटे पार्टिकल हैं, घूम रहे हैं, फिर आपस में टकराना शुरू हुए, निहारिका बन गई। निहारिका के चारों तरफ छोटे छोटे पार्टिकल घूमने लगे। वो पार्टिकल फिर बीच में अवशिष्ट पदार्थ बचा जो सूर्य बना। फिर वो अवशिष्ट पदार्थ के चारों तरफ कुछ घूमने लगे, ग्रह बने, ऐसे उपग्रह बने। इनकी आलोचना क्या है? कांट की यह परिकल्पना आद्य पदार्थ के गति के कणों के आपसी टकराव से हुई कोणीय संवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है। भाई जब टक्कर होगा तो कोई कोणीय, तो आपस में स्थिरता आएगी, कोई कोणीय वेग या संवेग उत्पन्न नहीं होगा। कांट का यह मानना कि आकार बढ़ता गया और गति बढ़ती गई। कतई नहीं भाई, जब कोणीय संवेग और स्थिरता दोनों के विपरीत है, आकार बढ़ेगा तो गति कम होगी। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि कांट का वायव्य राशि सिद्धांत क्या है तथा उसकी आलोचना या उसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, अब लाप्लास का निहारिका सिद्धांत आता है। ठीक, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। यहाँ पर इन्होंने, ये फ्रांसीसी हैं, 1796 में एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तिका लिखी। इन्होंने देखिए, इन्होंने आद्य उद्य कण नहीं माना, इन्होंने पहले ही मान लिया कि ब्रह्मांड में निहारिका है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सब सही करते जाएंगे। पहले से एक विशाल तप्त निहारिका है माना, और यह निहारिका पहले से ही गतिशील थी, स्थिर स्थिर नहीं माना, टकराव करा कर इन्होंने कहा, और यह शीतल होकर निरंतर सिकुड़ती गई। अच्छा, जब सिकुड़ेगी तो आयतन में कमी होगी, कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि हुई। जब सिकुड़ी तो क्या हुआ? भाई देखिए, इन्होंने ये मान लिया, कांट ने माना था कि कुछ पदार्थ हैं वो आपस में फिर टकराए आकर्षण बल की वजह से, तभी उनमें आकार में वृद्धि हुई, ताप में वृद्धि हुई और निहारिका बदला, निहारिका घूमा, फिर उसके मध्य भाग से क्या निकला? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकला। सब बताए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा नहीं, पहले से निहारिका है, पहले से ही तप्त निहारिका है, पहले से ही घूम रही है, अब वो शीतल हो रही है। जब शीतल हो रही है तो निरंतर सिकुड़ रही है, आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में क्या हो रहा है? निरंतर वृद्धि होने लगी। अत्यधिक गति के कारण केंद्र अपसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने के कारण होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। बीच का वही सेंट्रीफ्यूगल, वही निकल जाएंगे। इनके अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला और बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हुआ और प्रत्येक छल्ला गर्माव्य ग्रंथिका हॉट गैसियस एग्लोमेरेशन का रूप धारण किया, जो आगे चल के शीतल होकर ठोस होकर ग्रह बने। ठीक, इस क्रिया की पुनरावृत्ति से उपग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक भाई, जैसे ग्रह बने फिर वो भी घूमने लगे, उनके भी बीच का पार्ट हल्का हुआ, वो भी टूट के बाहर निकला, वो भी बाद में ठंडे हुए, यही सब बातें हुई। और जो निहारिका का अवशिष्ट पदार्थ था वही सूर्य बना। फ्रांसीसी विद्वान रॉश ने लाप्लास के परिकल्पना में संशोधन किया तथा मुख्य निहारिका से ही कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए। एक छल्ले नहीं, ये पतले छल्ले अलग अलग किए। आलोचना: सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय संवेग भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं। मतलब जितना कोणीय संवेग है उससे भ्रमणशील में से बीच में से कोई निकलेगा नहीं, चाहे जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, इस कोणीय संवेग से। अब मौलिक निहारिका कोणीय संवेग सूर्य एवं उसके सदस्य ग्रहों के कुल कोणीय संवेग के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य का कोणीय संवेग 2%, अन्य ग्रहों उपग्रहों का 98% है। इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रह अपने मूल उपग्रह की दिशा में घूमने चाहिए, परंतु शनि और बृहस्पति के उपग्रह अपने मूल ग्रह की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इनके अनुसार निहारिका अंत में बाइनरी स्टार में बदल जानी थी, ऐसा भी नहीं हुआ। तो आज हमने अद्वैतवादी संकल्पना मित्रों पढ़ा है। कल हम द्वैतवादी संकल्पना के 2 विचारकों को ख़त्म करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को बढ़िया से चलाया जाए तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए इसे मेंस के लिए। तो मैं एक चैनल क्रिएट करके टेलीग्राम में इसकी सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।